नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। देश में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश तो हो रही है, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही और अगर सहमति बनती भी दिखती है तो आखिरी समय पर कोई पेच फंस जाता है। इस बीच एक बार फिर पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन उनकी एक डिमांड ने पेच फंसा दिया। राष्ट्रपति पौडेल उनकी मांग मंजूर नहीं कर रहे। तो नेपाल में नई सरकार के गठन पर फंसा पेच। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कतर पर इजरायली हमलों को लेकर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा दोबारा नहीं होनी चाहिए ऐसी हरकत। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का किया ऐलान। रूस यूक्रेन जंग में यूरोप की हो सकती है एंट्री। पोलैंड में फ्रांस ने तैनात किए राफेल लड़ाकू विमान। ट्रंप बोले रूसी ड्रोन गलती से गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 देशों पर बनाया भारत पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव। उधर मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के भारत आने का दिया संकेत। क्या बैकफुट पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? और चलते चलते में देखेंगे दो ब्लैक होल्स के बीच हुई टक्कर को। स्टीफन हॉकिंग की 54 साल पुरानी भविष्यवाणी निकली सच। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न बंगला न कार, छीनी सारी सुविधाएं। 80 साल के एक्स प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे को खाली करना पड़ा महल। श्रीलंका के नए कानून के तहत एक्शन। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की तीसरी खेप सौंपेगा भारत। जापान में अमेरिकी मिसाइलें तैनात, चौतरफा घिरा चीन। पेरिस में भारत फ्रांस के बीच हुई अहम बैठक। मौजूदा वक्त में खतरों का किया आकलन। पहलगाम हमले की निंदा की गई। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो तख्ता पलट की साजिश में दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 27 साल 3 महीने की सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की निंदा की। तो नेपाल में अब किसकी सरकार बनेगी, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हुआ, युवाओं के प्रदर्शन के चलते पूर्व पीएम केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद से देश में ऐसी सरकार की जरूरत है जो हालात को सामान्य बना पाए। ये चिंता इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दुनिया इससे पहले बांग्लादेश का उदाहरण देख चुकी है। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के 1 साल बाद भी देश में स्थिरता नहीं आई और नेपाल उस दोराहे पर खड़ा है जहां से वो राजशाही की तरफ वापस जा सकता है, क्योंकि उसके समर्थक भी बड़े पैमाने पर मौजूद है, या फिर एक अंतरिम सरकार का गठन हो और देश में लोकतंत्र कायम रहे। इस बीच खबर आ रही है कि सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन मौजूदा संसद को भंग करने या न करने पर चर्चा रुकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस कार्की का कहना है कि संविधान के मुताबिक संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद, यानी जो संसद का सदस्य ना हो, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, पर राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं है। इससे पहले सुशीला कार्की के नाम पर आंदोलनकारी जेनजी युवा आपस में ही भिड़ गए थे। एक गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और उन्हें यह स्वीकार नहीं है। वहीं पूर्व चीफ जस्टिस को पीएम बनाने पर भी विरोध हो रहा है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नेपाल में आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। आंशिक रूप से लगे कर्फ्यू की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय पर्यटकों को ले जा रही बस पर हमला किया गया, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। बस पर भारी पत्थरबाजी की गई, यात्रियों के सामान भी लूट लिए गए, जिससे क्षेत्र में अराजकता का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 51 पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं भारतीय सीमा पर भी सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। इस वजह से देश में तेल का संकट गहरा गया है। कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुके हैं और जहां तेल है वहां गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर सुदूर इलाकों तक पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। इन हालात में देश में जल्द से जल्द सरकार के गठन की मांग उठ रही है, लेकिन मामला संसद भंग करने को लेकर उलझा हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल की बढ़ती मुसीबतों की। तो इजरायल ने कतर पर हमला कर बड़ी गलती कर दी है। मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। कतर की तरफ से इस्लामिक और अरब देशों की समिट भी बुला ली गई है। यह समिति 13-14 सितंबर को होगी। इसमें इजरायल के हमले से पैदा हालातों पर चर्चा होगी। कतर पर इजरायली हमले ने अरब जगत को हैरान कर दिया है। कतर को अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता है। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर ही है। तो यूरोप भी इजरायल के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की तैयारी में है।
इजरायल ने कतर पर हमला कर एक तरफ से पश्चिम एशिया में बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है, क्योंकि शांति वार्ता की ज्यादातर बैठकें इसी देश में होती रही हैं। इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर भी कतर ने ही कराया था। ऐसे में पूरी दुनिया इजरायल पर भड़की हुई है। कतर पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो गए हैं। खबर आ रही है कि उन्होंने नेतन्याहू को फोन कर फटकार लगाई है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे। खबरें तो यहां तक आ रही है कि कतर की राजधानी दोहा में हमले से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी चौंक गए, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को जमकर सुनाया। लेकिन नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि उन्हें किसी की भी चिंता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐतराज और मुस्लिम देशों के भड़कने के बाद भी बेंयामिन नेतन्याहू अपने रुख पर अडिग हैं। उन्होंने कतर पर एक बार फिर हमले के संकेत दिए हैं। यहां तक कह दिया है कि इजरायली हमले में इस बार हमास के नेता भले ही बच गए हों, लेकिन अगले हमले में नहीं बच पाएंगे। उन्होंने कतर को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि या तो वो आतंकियों को निकाल बाहर करे या फिर हमलों के लिए तैयार रहे। कतर पर हुए हमले को लेकर हमास का भी बयान सामने आया है। उसने हमले की निंदा करते हुए पूरी वार्ता प्रक्रिया को फेल करने के आरोप इजरायल पर लगाए हैं। हमास ने कहा कि यह हमला अमेरिका की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है। वहीं नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि हमास को वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उन्होंने गजा के बाद वेस्ट बैंक पर भी कब्जे का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को इजरायली जमीन बताया और घोषणा की कि कोई फलस्तीनी राज्य नहीं होगा। उन्होंने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्ती बसाने वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब नेतन्याहू के इस कदम से अरब देशों का गुस्सा और भी भड़क सकता है, जो कतर पर इजरायल के हवाई हमले से पहले से ही नाराज है। तो नेतन्याहू इस्लामिक देशों पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने लेबनान पर भी हमला किया है। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है। इसके अलावा सीरिया पर भी इजरायल के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। साफ है, नेतन्याहू पूरे अरब देशों पर हमले कर रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप की एंट्री की। तो अब यूरोप रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गया है। फ्रांस की तरफ से पोलैंड में राफेल फाइटर जेट भेजे गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट किया कि पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोनों की घुसपैठ के बाद मैंने हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर पोलिश हवाई क्षेत्र और नाटो के पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 3 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात करने का फैसला किया है। यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम रूस की बढ़ती धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया कि उन्होंने इस फैसले के बारे में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से सीधे बात की थी। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद ये तैनाती की गई है। यानी इस फैसले पर यूरोप के प्रमुख देश एकजुट है। यही नहीं, पोलैंड में नाटो का अनुच्छेद 4 भी लागू किया गया है, जिसके तहत जब नाटो के किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा महसूस होता है तो वो अन्य सदस्य देशों के साथ परामर्श के लिए बैठक बुला सकता है। वहीं नाटो सेनाओं की हलचल भी बढ़ गई है। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेन पर तो लगातार हमले किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पोलैंड में भी रूसी ड्रोन देखे गए और वो भी 19 बार, जिसके बाद से ही यूरोप में खलबली मची हुई है। नाटो देशों ने इसकी कड़ी निंदा की और अब वो जंग की तैयारी में भी जुट गए हैं। पोलिश संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी कि भले ही पोलैंड युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय से अधिक खतरनाक है। पोलैंड एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है जो अपनी शत्रुतापूर्ण मंशा को छिपाता नहीं है। इसके साथ ही पोलैंड ने बेलारूस से लगते पूर्वी बॉर्डर पर 40,000 सैनिक तैनात किए हैं। यानी यूक्रेन के साथ जंग अब कभी भी रूस और नाटो देशों की जंग में बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी। हालांकि अमेरिका ऐसी किसी भी स्थिति के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये एक गलती है। उन्होंने कहा कि वो इस पूरी स्थिति से खुश नहीं है और ये उम्मीद जताई कि जल्दी ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। भले ही ट्रंप रूस के साथ मैदानी जंग के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन जिस तरह के हालात इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं उससे इस जंग का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत को लेकर अमेरिका के रुख की। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति जताते हुए भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। उन्होंने भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध में फंडिंग के आरोप भी लगाए, जिसके बाद से ही अमेरिका और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं।
और अब ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए एक नया दांव चला है। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए एक ऐसा पैंतरा अपनाया है जिससे भारत की परेशानी बढ़ सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 देश भारत और चीन से रूसी तेल खरीद पर 50 से 100% तक भारी टैरिफ लगाएं, जिससे भारत पर दबाव बन सके। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए G7 देशों के वित्त मंत्री वीडियो कॉल के जरिए बैठक करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भी अपील की थी कि वो भारत और चीन पर 100% तक का टैरिफ लगाएं। ट्रंप का कहना है कि ऐसा करने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। इस बीच भारत के लिए अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक बताया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रूस के साथ व्यापार बंद करने की बात दोहराई। हालांकि अब अमेरिका के रुख में बदलाव आता दिख रहा है। गोर ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा कर सकते हैं, जबकि इससे पहले तक खबरें यही थी कि वो भारत नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव के बीच यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ दुनिया के शीर्ष संबंधों वाले देशों में से एक है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछले कुछ वक्त से दोनों ही देशों के बीच बयानबाजी देखने को मिल रही थी। दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। अब ऐसे में क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगा या टैरिफ को लेकर ट्रंप बैकफुट पर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दो ब्लैक होल्स के बीच हुई टक्कर की। जी हां, अंतरिक्ष में 1.3 अरब साल पहले एक जबरदस्त टक्कर हुई। दो विशाल ब्लैक होल आपस में टकराए। इनमें से एक सूरज से 33 गुना भारी था और दूसरा 32 गुना। जब ये दोनों मिल गए तो एक और भी बड़ा ब्लैक होल बना, जिसका वजन सूरज से लगभग 62 गुना ज्यादा था। इस भयंकर टकराव से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स अंतरिक्ष में अरबों सालों तक सफर करती रही और आखिरकार जनवरी 2025 में हमारी धरती तक पहुंच गई। इन तरंगों को वैज्ञानिकों ने LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नामक एक बेहद संवेदनशील मशीन से रिकॉर्ड किया। इस घटना को GW250114 नाम दिया गया है। यह अब तक का सबसे साफ और सटीक माप है। इस खोज ने दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों की पुष्टि की। पहला, स्टीफन हॉकिंग की 1971 की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। और दूसरा कि यह खोज आइंस्टीन के नो हेयर थ्योरम के अनुरूप भी थी। यह सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल बहुत साधारण होते हैं और उन्हें सिर्फ दो चीजों से समझा जा सकता है, उनका मास और उनका स्पिन यानी घूमना। बाकी सारी जानकारी उनके अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इन नतीजों ने आइंस्टीन की थ्योरी को और मजबूत किया, जिससे साबित होता है कि ब्लैक होल ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आइंस्टीन ने बताया था। LIGO की यह सफलता बहुत बड़ी है, लेकिन एक खतरा भी है। अमेरिका की सरकार LIGO के एक स्टेशन को बंद करने का सोच रही है। अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक होल के कई रहस्यों को सुलझाने की महत्वपूर्ण रिसर्च रुक सकती है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।